हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश मिश्रा हरीश सल की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 द्विघात समीकरण। देखिए, एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा क्लास नहीं लेते कि 1 घंटा 1.5 घंटे में पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दें और आपको कुछ समझ में ना आए। एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो तैयार करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके आपको समझा सकें, आपके समझ में आए। तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है और आपको एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो मिलेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सलूशन मिलेगा कि आपको पूरी का पूरी बात समझ में आए, कोई समस्या न रह जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए बेटा, आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद, और ये पढ़ा आपने कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ये जो लिखा है ये द्विघात बहुपद लिखा है। इसमें आपने ये भी पढ़ा था कि a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो ये द्विघात बहुपद है। अब हमें पढ़ना क्या है, समीकरण। समीकरण में क्या होता है, इसका एक पक्ष 0 होता है, इस तरह से। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का एक पक्ष मैंने 0 के बराबर कर दिया तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। और इसमें भी एक कंडीशन है कि कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि इन केस b का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या यहां पर बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो ऐसे कंडीशन में जब b की वैल्यू 0 होती है, यानी आपके समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ऐसे द्विघात समीकरण को कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको मिश्रित द्विघात समीकरण कहा जाता है। आपने बहुपद में पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यक, जीरोस, वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी बहुपद में चर की कोई वैल्यू रख दें जिससे उस चर का मान 0 हो जाए तो उसे शून्यक कहते हैं। सेम प्रोसेस यहां पर समझो। अगर कोई द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, उसमें चर की कोई वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो उसको द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं। क्या बोलेंगे? मूल। अंग्रेजी में कहते हैं रूट। ठीक। द्विघात बहुपद में उसको शून्यक कहते हैं और द्विघात समीकरण में उसको मूल या रूट कहते हैं। ज्ञात करने का तरीका वही है जो शून्यक निकालने का तरीका था, वही तरीका है मूल को पता करने। अब देखिए, यहां पर द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होते थे? 2। ऐसे ही अगर द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे? 2। जितने घात का समीकरण उतने मूल। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल। तो इतना फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर अब हम आगे देखें कि कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है उदाहरण में कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। कुछ समीकरण लिखा है, इसको आपको चेक करना है कि ये समीकरण द्विघात है कि नहीं है। देखो, लिखा है x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे दे दिया जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, या 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो द्विघात समीकरण हो। तो यहां पर देखो, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे तो जब इसका प्रसार करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर
-4x और +4, ये इतने का प्रसार करने पर ही आएगा। और प्लस में 1 इक्वल टू x प्लस 3, ये हो गया x² -4x और +4 एक 5। इस चीज को बराबर के इधर ले आओ, क्योंकि मैंने बताया कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका एक पक्ष 0 के बराबर होता है। तो राइट साइड का पक्ष 0 करने के लिए 2x प्लस 3 को हमें लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। इधर आएगा तो हो जाएगा -2x -3 इक्वल 0। अब देखो भैया, ये हो गया x², यहाँ पर -4x है और ये -2x है। चिन्ह एक तरीके का है तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा -6x। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पर -3 है, तो 5 में 3 घट जाएगा, बचेगा +2। अब आप देखो, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपने मानक समीकरण से कंपेयर कराओ तो आप देखेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर कंपेयर करो तो इसमें x² है, इसमें भी x² वाला पद है। बस इतने बात समझना है आपको कि द्विघात समीकरण तब होगा जब x की अधिकतम घात 2 रहेगी। तो जब मैंने इस दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमें जो भी मिला उसमें x का पावर 2 वाला पद उपस्थित है। इसका मतलब कि ये जो दिया गया था ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो दूसरा लिखा हुआ है x और ब्रैकेट में है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल है x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको भी जांच करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए करेंगे क्या, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सभी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो इस x से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करो तो हो जाएगा x² और प्लस ये x बन जाए x और प्लस 8 बराबर के इधर देखो लिखा है पहला पद धन दूसरा पद और पहला पद ऋण दूसरा पद। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x² -4। आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। देखो एक चीज, द्विघात समीकरण में बराबर का जो दायां पक्ष है उसे 0 होना चाहिए। तो इस चीज को बराबर के इधर लाएं तो ये x² प्लस x प्लस 8 ये इधर आएगा तो -x² और ये +4 हो जाएगा, बराबर के इधर बचेगा 0। अब देखिए x² यहाँ प्लस में है, x² माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माने दोनों 0 बन जाएंगे। अब बचा क्या, ये बच्चा x प्लस 8 और 4 जुड़ेगा 12 बराबर 0। अब देखें आप कि इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को जो दिया हुआ था तो हमें x के स्क्वायर वाला पद नहीं मिला, यानी एक ऐसा समीकरण मिला है जिसमें x की अधिकतम घात है 1 और द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम घात होना चाहिए 2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, ऐसे ही मैं अगर बात करूं तीसरे की तो तीसरा में लिखा हुआ है x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर x² प्लस 1 ये लिखा हुआ है। इस x से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² और x से 3 को गुणा करेंगे तो 3x बराबर x² प्लस 1। अब बराबर के दाहिनी तरफ 0 करने के लिए इस दोनों पदों को बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x
उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 0। अब देखो बेटा, यहाँ 2x² में x² घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये बचेगा x² और प्लस में बचा 3x और माइनस में बचा 1 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न को सरल करने पर हमें जो मिला उसमें x की अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब ये दिया गया कंडीशन एक द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो आप द्विघात समीकरण को चेक करना सीख गए होंगे, इनमें से कौन से द्विघात समीकरण है कौन से नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अगर मैं मैराथन क्लास चला रहा होता कि चलो मैं अपने आप को दिखाऊं 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, ये किया वो किया, तो शायद इतने प्रश्नों को सॉल्व करके आपकी समस्या हल नहीं कर पाता। ठीक है, आधा कुछ कहता आधा खत्म करता, आधा कहता आधा खत्म करता। तो इसलिए ध्यान रखना आप कि हमारे क्लास में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को लेंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया, ये लिखा है 2x-1 और दूसरे ब्रैकेट में x-3 इक्वल x+5 और x-1। इसे हमें चेक करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए करें क्या, सीधी बात है, इसको सिंपलीफाई कर दें और लास्ट में देखें कि अगर x की अधिकतम पावर 2 वाला पद बच रहा है तो द्विघात समीकरण है, नहीं बच रहा है तो नहीं है। चलो भाई, इसको मैं 2x से पहले इन दोनों को गुणा करूं। चलो 2x से गुणा करना है x-3 को, फिर -1 से गुणा करना है x-3 को। बहुत विस्तार में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पहले भी आप गुणा नहीं जानते तो आपको कोई समस्या ना आए। फिर x से गुणा करना है x-1 को और फिर +5 से गुणा करना है x-1 को। अब देखिए 2x से इसको गुणा करें तो आ जाएगा 2x², फिर ये हो जाएगा -6x, -1 से x का गुणा किया तो -x, -1 और -3 का गुणा ये +3 हो जाए बराबर x का x से गुणा x² होगा, x का -1 से गुणा -x होगा, फिर +5 का x से गुणा +5x होगा और +5 का -1 से गुणा -5 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप एकदम क्लियर रूप से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो मैं दाएं पक्ष को 0 करने के लिए सबको बराबर के इधर ले आता हूं, तो हो गया 2x²। यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये माइनस में 6x और माइनस में x, माइनस में 7x और प्लस में 3, ये x² इधर आएगा तो -x²। और फिर देखो 5x प्लस में और 1x माइनस में, 5 में 1 घट जाएगा 4 बचेगा प्लस में, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा और ये माइनस का +5 बराबर 0। अभी और इसको सिंपल कर सकते हैं, देखो 2x² प्लस में है, इस 2x² में 1x² घट जाएगा चूंकि ये माइनस में है तो बचेगा x², माइनस में 7x यहाँ है, माइनस में 4x यहाँ है तो माइनस में 11x हो जाएगा, प्लस में 3 यहाँ है और प्लस में 5 यहाँ है, यह जुड़ करके 8 बराबर 0। और अब दिया गया प्रश्न पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है और इसमें x की 2 घात वाला पद भी उपस्थित है। इसका माने ये दिया गया प्रश्न द्विघात समीकरण है। मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये चेक करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए यहां पर कुछ प्रश्न है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। कुछ स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या कन्वर्ट करना है। जैसे पहला लिखा हुआ है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। देखिए भैया एक चीज देखो, मान लीजिए क्रमागत धन पूर्णांक लिखे, जैसे मैंने लिखा 9, 10, 11, 12, ये क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है, इनमें कितने का अंतर होता है? +1 का अंतर यहां हो गया, एक प्लस किया यहां पर 1 का अंतर आया, यानी क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं धन पूर्णांक, उनमें 1 का अंतर होता जाता है। तो इसी तरीके से मान लें कि एक पूर्णांक है x, तो दूसरा इसका क्रमागत वाला क्या होगा? क्रमागत है, इसका मतलब अगला पता करने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो अगला हो जाएगा x+1। ठीक है, इतना बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रमागत धन पूर्णांक कह रहा है तो जो भी पहला पूर्णांक हम मानेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कह रहा है क्रमागत सम धन पूर्णांक या क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो जो क्रम से सम संख्याएं होती हैं या क्रम से विषम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे देखो 4, 6, 8, ये क्रम से सम संख्याएं हैं और अंतर कितने का है? 2 का। तो अगर एक को मानेंगे x तो दूसरे को हम x+2 मानेंगे। यही कंडीशन विषम में भी होता है, जैसे 5, 7, 9, 11, ये क्रमागत विषम धन पूर्णांक लिखे हैं और विषम धन पूर्णांक में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी किसी का अगला पूर्णांक लेना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें भी अगर एक विषम पूर्णांक मानेंगे x तो दूसरा इसका क्रमागत विषम पूर्णांक हो जाएगा x+2। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे द्विघात समीकरण को पढ़ते समय। ठीक है, अब देखिए तो जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो करूंगा क्या? माना दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन होंगे? x और x+1, ये दो क्रमागत धन पूर्णांक हो। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 360, तो बराबर 360। अब दोनों क्रमागत धन पूर्णांक जो हैं उनका गुणनफल निकालें, माने दोनों को गुणा करें, तो क्या बनेगा? x और x+1 और ये बराबर हो जाएगा 360। इसको गुणा करें x को x से तो x², फिर x को +1 से गुणा करेंगे +x, और चूंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो बराबर का जो दायां पक्ष है वो 0 होना चाहिए, तो इसको इस पक्ष को 0 करने के लिए इस 360 को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो -360 और बराबर 0, और जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है ये द्विघात समीकरण में बदल गया। ऐसे सेकंड कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। मान लिया जाए कि जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो मान लिया, माना ये पहली शर्त है
रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चल रही है और इसको जाना कितना है, 480 किलोमीटर। तो पहले देखो कि उसको टाइम कितना लगेगा, तो इसलिए 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, इस समय को हम मान लें T1, क्योंकि पूरा प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि T1 T2 क्या करना है। इससे देखो क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8, दूसरी शर्त में क्या लिखा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। यानी अब 2 बार चाल और समय की बात है, तो पहले हमने क्या किया, समय को मान लिया T1 और आपको पता है इस समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x। ये कंडीशन फर्स्ट हो। अब दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार इसमें कह रहा है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इतनी थी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 कम होती माने x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होती। देखिए दूसरी शर्तानुसार यदि चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जितना समय पहले लगा था उससे 3 घंटा ज्यादा लगता, अधिक लगता। पहला समय कितना लगा था, T1, तो अब कितना लगेगा, अगर उसकी रफ्तार कम हो जाए तो T1 में 3 घंटा और जुड़ जाएगा, तब 480 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 और प्लस 3 घंटा। इसको, इस समय को मान लिया हमने T2। अब देखिए T2 बराबर क्या होगा, वही चीज दूरी बटे चाल। तो दूरी तो अभी 480 है, अब चाल कितना हो गया, x माइनस 8 बराबर T1। T1 की वैल्यू यहां पर देखो क्या है, 480 और बटे में x, और आगे T1 में प्लस कितना है, 3, 3 का माने 3 बटे 1। इसी को सॉल्व करें, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर देखिएगा, ये हुआ 480 बटे x माइनस 8 बराबर, या ऐसा करो कि इस 480 जिसमें जिसमें है उसको आप बराबर के एक तरफ कर लो, इसको पहले बराबर के इधर ले आओ, तो माइनस 480 बटे x और बराबर में बचेगा 3 बटे 1। अब देखो 480 ऊपर से कर लो कॉमन, ये बचा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x और बराबर में बचा 3 बटे 1। देखो 3 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 160, 16 3 48, ये हो गया 160। और इधर देखो x माइनस 8 और इंटू में x, ये हो जाएगा एलसीएम, इधर गुणा होगा, x बन जाए x, माइनस 1 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस x और प्लस में 8 और बराबर में 1। ये x और ये x कैंसिल हुआ, आया कितना, ये आ गया 16 अट्ठे 128, यानी 160 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1280। यहां पर बटे में क्या है,
इसका इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। फिर तिरछा गुणा कर लो तो हो जाएगा 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब बराबर का एक पक्ष 0 होना चाहिए, तो इसलिए 1280 को उसके पक्ष में कर लें। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। और ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये स्टेटमेंट द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये भी कह सकता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी। अभी तो इसमें इसने यही कहा कि आप इस जो स्टेटमेंट दिए हैं उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दीजिए, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता था कि रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, तो रेलगाड़ी की चाल x माना था। मींस हमें इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण को और x की वैल्यू भी निकालना पड़ता। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। और इतना डीप में आप तभी पढ़ पाएंगे जब हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। बाकी कहीं ऐसा कोई पढ़ाने वाला आपको मिलेगा नहीं कि जो आपको इतने विस्तार में किसी चीज को समझाए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। देखो एक आयताकार भूखंड मैंने ले लिया, ये इसका क्षेत्रफल दिया है ए बराबर 528 वर्ग मीटर। ठीक है, पांच सौ अट्ठाईस कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो मान लिया जाए, माना क्षेत्र या भूखंड, चलो इसको भूखंड लिख दें, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर। तो ये चौड़ाई हो गया x मीटर, ये इधर हो गया x मीटर। अब कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर ज्यादा है, तो इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगुना यानी 2x और इससे भी 1 मीटर ज्यादा यानी +1 मीटर, ये उसकी लंबाई हो जाएगी 2x + 1। ठीक है, अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 528 और लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x। इसी को सॉल्व कर दें, द्विघात समीकरण बन जाएगा, सरल कर लें। ये है 528 बराबर x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक तरफ 0 बना लो, यानी इस 528 को इसकी तरफ लिख लो, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस में ये हो जाएगा 528 बराबर में हो जाएगा 0। और जो भी स्टेटमेंट दिया था वो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर कोई समीकरण दिया है तो उसको हम कैसे जांच करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और कोई स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसको हम द्विघात समीकरण में किस तरह से परिवर्तित करें। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे फिर हम कोई एक टॉपिक इसी से संबंधित लाएंगे और उसको फिर बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, पढ़ाना समझ में आता है, तो इस वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर कर दीजिए, एक लाइक दे दीजिए। धन्यवाद।